हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे चैनल ज्योति फन ब्लॉग पर। तो आप सभी देख रहे हैं दर्द से मोहब्बत भाग 62। तो दोस्तों, इससे पहले इस कहानी के 61 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। अगर आप सबने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आप सबने अब तक पढ़ा था। शुभ का जब मन करता था वो पिकाचू को छेड़ता था। आज पिकाचू ने भी शुभ की आंखों में शर्म देख ली थी। तो आज तो दिशा ऐसा मौका अपने हाथों से जाने देने वाली बिल्कुल भी नहीं थी। दिशा भी बोलती है कि मैं तो ये कहीं भी नहीं जाऊंगी, मैं तो यहीं पर रहूंगी। क्यों दादी? और वो मुस्कुरा कर अब शुभ को देखने लगती है। अब देखते हैं आगे इस कहानी में क्या होने वाला है। शुभ ने हल्के गुस्से में कहा कि पिकाचू, चुपचाप से इस कमरे से बाहर चली जाओ। मैं और दादी बहुत जरूरी बात डिस्कस कर रहे हैं, प्लीज जाओ यहाँ से। तो दिशा बोलती है कि मैं कब मना कर रही हूँ? क्यों दादी, मैं चली जाऊँ क्या? तो दादी भी अब समझ रही थी कि आज दिशा शुभ से बदला लेने के पूरे मूड में आ गई है। तो दादी बोलती है कि ना ना दिशा, तुम्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं है, तुम यहीं पर बैठो। और तू जल्दी से अपनी पैंट उतार। तो शुभ अभी हैरानी से बोला कि मैं नहीं उतार रहा और ना ही मुझे कोई तिल दिखाना है आपको। आप जो कह रही हैं वो सही है, आप जाकर नील भैया की पैंट उतारिए। तो इतना कहकर अभी शुभ बाहर की तरफ जाने लगा। तो दादी ने भी उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर की तरफ खींचकर कहा कि चुपचाप से पैंट उतार, समझा? तो अभी शुभ दादी की बात सुनकर थोड़ा इरिटेट हो गया। शुभ ने अपने पैर पटक कर कहा कि दादी, कुछ भी हो जाए मगर मैं इसके सामने पैंट नहीं उतारूंगा। तो दिशा तो अब अंदर ही अंदर हंस रही थी। हंसी तो अब दादी को भी आ रही थी। तो शुभ अभी थोड़ा सा शर्माता हुआ फिर से बोलता है कि दादी प्लीज मान जाओ ना, आप दोनों को शर्म नहीं आती क्या मेरी इज्जत को ऐसे उछालते हुए? तो दादी अब जानबूझकर फिर से बोलती हैं कि अरे इतना क्या शर्मा रहा है तू? लड़कियां तो इतना इतना कच्चा पहनकर घूमती रहती हैं, उन्हें तो बिल्कुल शर्म नहीं आती है, और तू तो एक लड़का होकर ऐसे शर्मा रहा है। चल चल जल्दी से पैंट उतार दे, ईशा ही तो है यहाँ पर, और कौन है? कल तो इससे तेरी शादी भी हो जाएगी। और फिर शुभ ऑलमोस्ट रोता हुआ दादी के गले लग गया और फिर से पैर पटक कर बच्चों की तरह से रोता हुआ बोला कि प्लीज प्लीज दादी, इसके सामने नहीं, प्लीज इसे बाहर भेज दो ना, प्लीज प्लीज प्लीज। तो शुभ के चेहरे पर अब शर्म साफ दिखाई दे रही थी। शुभ इस वक्त सच में इतना ज्यादा शर्मा रहा था कि दिशा की तरफ वो देख ही नहीं रहा था, जिसे देखकर दिशा तो अब मन ही मन बहुत ज्यादा हंस रही थी और शुभ की टांग खींच रही थी। तो शुभ ने भी अपना चेहरा दादी के गर्दन में छुपा लिया था और बच्चों की तरह बोला कि प्लीज दादी, इसे कहो ना आपकी ये यहाँ से चली जाए, प्लीज अगर आप कहोगी तो ये चली जाएगी यहाँ से, प्लीज दादी इसे बाहर भेजो। आज तो शुभ के अंदर सच में घर का सबसे छोटा बेटा प्रवेश कर चुका था। तो शुभ की बात सुनकर अभी दादी और दिशा दोनों ही खिलखिलाकर हंसने लगी थी। तो दिशा और दादी भी अब ना जाने कितने दिनों के बाद ऐसे खुलकर इतना ज्यादा हंस रही थी। दोनों ही अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पाई और खिलखिलाकर हंसने लगी। उन दोनों की हंसी सुनकर शुभ को और भी ज्यादा शर्म आ रही थी। तो थोड़ी देर हंसने के बाद दादी ने भी दिशा को देखकर कहा कि जा दिशा, चली जा, आज तो इस बेशरम को कुछ ज्यादा ही शर्म आ रही है, ऐसा तो हमेशा बेशरम बना रहता है। तो दिशा ने अभी कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप से कमरे से बाहर चली गई। दिशा के बाहर जाते ही शुभ ने सबसे पहले अपने कमरे का गेट अंदर से बंद किया और फिर अपनी पैंट उतार कर दादी के सामने अपने तिल को दिखाने लगता है। तो दादी ने कहा कि देख, ये रहा वो तिल जो मैं बता रही थी, और ऐसे ही तिल नील की भी थाई पर ही होगा। अगर वो तिल नील की थाई पर है तो ये हमारा ही नील है, नहीं तो ये कोई और है। और फिर तू भी अपनी तसल्ली के लिए नील का तिल चेक कर लेना, ओके? तो दादी अभी शुभ के कमरे से बाहर चली गई थी और शुभ भी अपने लैपटॉप में डूब गया था। करीब 2 घंटा काम करने के बाद शुभ को अब बहुत तेज भूख लगने लगी थी। तो शुभ अभी अपने कमरे से निकलकर सीधा किचन में गया। तो किचन में अभी दिशा जो पानी की बोतल लेने के लिए आई थी, तो शुभ ने भी दिशा को देखा और फिर दिशा को काफी ज्यादा हंसी आ गई। तो शुभ ने अभी नजरें चुराते हुए फ्रिज खोला और फिर एक चॉकलेट निकाल कर फ्रिज बंद कर दिया। शुभ के हाथ में से वो चॉकलेट देखकर दिशा ने भी चॉकलेट
को जल्दी से झपटते हुए कहा कि ये तो मेरी है, आप क्यों खा रहे हैं इसे। तो शुभ ने भी वापस से वो चॉकलेट दिशा से लेते हुए कहा कि मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, इसीलिए मैं इसे खाने जा रहा हूँ। मैं कल तुम्हें और लाकर दे दूंगा, अभी मुझे इसे दे दो। तो दिशा ने भी शुभ से वो चॉकलेट छीनते हुए कहा कि नहीं, ये मेरी है और मैं इसे किसी को भी नहीं दूंगी। तो शुभ ने भी गुस्से में बोला कि दिशा दे दो ना यार, चॉकलेट ही तो है, कल और दिला दूंगा तुम्हें, अभी मुझे भूख लग रही है, चॉकलेट से पेट थोड़ी ना भरता है। दिशा ने भी चॉकलेट फिर से अभी शुभ के हाथों से लेते हुए कहा। तो शुभ को अब थोड़ा थोड़ा सा गुस्सा आ गया था और वो वहां से दिशा को घूर कर देखकर चला गया। तो दिशा भी शुभ को जाते हुए देख रही थी। शुभ को ऐसे गुस्से में जाना दिशा को अच्छा नहीं लग रहा था। तो दिशा ने अभी चॉकलेट फ्रिज में रखी और फिर शुभ के लिए कस्टर्ड बना दिया। तो दिशा अभी कस्टर्ड लेकर सीधा शुभ के कमरे में चली जाती है। तो शुभ अभी गुस्से में लैपटॉप पर काम कर रहा था और उसे बहुत तेज भूख भी लगी थी। तो दिशा ने भी कस्टर्ड शुभ के लैपटॉप के बराबर में रखकर कहा कि आपको भूख लगी थी ना, लीजिए खा लीजिए। कस्टर्ड देखकर शुभ के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई थी। उसका गुस्सा एकदम से छूमंतर हो गया था। तो शुभ को सच में बहुत तेज भूख लग रही थी और आज पूरे 1 साल के बाद वो दिशा के हाथ का कस्टर्ड खाने वाला था। तो दिशा को क्या पता कि शुभ ने तो दिशा के हाथ का कस्टर्ड कितना ज्यादा मिस किया था, लेकिन अपने जिम्मेदारियों के चलते उसने अपने प्यार को साइड में रख दिया था। बिल्कुल भूल गया था कि वो दिशा से प्यार भी करता है। तो दिशा भी कमरे से बाहर जाने ही वाली थी कि तभी शुभ ने उसका हाथ पीछे से पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। तो दिशा अभी शुभ की गोद में जाकर गिरती है। तो दिशा की शक्ल ही बता रही थी कि इस वक्त वो शुभ से कितना ज्यादा गुस्सा थी। तो शुभ ने अभी अपना चेहरा दिशा की गर्दन में छुपाते हुए कहा कि पिकाचू, नाराज हो क्या मुझसे? तो मेरा पिकाचू नाराज हो गया क्या? गुस्सा है क्या मेरा पिकाचू मुझसे? नहीं, मैं कोई गुस्सा नहीं हूँ, दिशा ने भी बहुत रूखे से जवाब दिया। तो शुभ ने भी दिशा की गर्दन को चूमते हुए कहा कि माफ कर दो ना पिकाचू, मैं बहुत ज्यादा गुस्सा करता हूँ ना। दिशा ने भी हैरानी से शुभ को देखकर कहा कि बहुत गुस्सा करता हूँ मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा करते हो आप हमेशा मुझ पर गुस्सा निकालते रहते हो अपना, मैं आपके पीछे पीछे भागती रहती हूँ, इतना ज्यादा प्यार करती हूँ और आप तो सिर्फ मुझसे अपना गुस्सा दिखाते रहते हो। मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को साइड में रखकर आपसे इतना ज़्यादा प्यार करती हूँ और आप हो कि जिसे गुस्से के अलावा कुछ आता ही नहीं है, कुछ भी नहीं सूझता आपको गुस्से के अलावा। मैंने ऐसा क्या कर दिया था कि आप हर वक्त मुझ पर ही गुस्सा निकालते हैं? बोलिए बोलिए, जवाब दीजिए। तो शुभ ने भी अपने दोनों हाथों से अपने कानों को पकड़कर कहा कि ओके, अच्छा माफ़ कर दो पिकाचू प्लीज़, सच में सॉरी, आज के बाद कभी भी कोई गुस्सा नहीं करूँगा। चलो अब मुझे जल्दी से ये कस्टर्ड खिला दो जैसे पहले खिलाया करती थी। दिशा फिर से गुस्से में बोलती है कि जब पहली बार आपने मुझे इस तरह से अपनी गोद में बैठाया था ना, अगर उसी दिन हिम्मत करके मैंने एक चांटा आपके गाल पर मार दिया होता तो शायद आज इतना ज़्यादा मुझे रोना ना पड़ता। तो शुभ भी हल्का सा हंसकर बोलता है कि तुम हमेशा मारपीट की बातें क्यों करती रहती हो पिकाचू, कितना तो तुमने नील भैया से मुझे पिटवा दिया, मेरा मुंह ही सुझा दिया उन्होंने, उसके बाद भी तुम्हारा अभी भी जी नहीं भरा है। अच्छा ठीक है, मुझे मारना है, चलो मार लो जल्दी से। तो शुभ ने भी जल्दी से अपना गाल आगे कर दिया। दिशा का मन तो कर रहा था कि वो अभी शुभ के गाल पर खींचकर एक चांटा जड़ दे, पर बेचारी अपने प्यार के हाथ मजबूर जो थी, इसीलिए वो कुछ भी नहीं बोलती है। दिशा कुछ नहीं बोली और चुपचाप से गुस्से में शुभ की गोद में बैठी रही। तो फिर से अभी शुभ बोलता है कि माफ कर देना पिकाचू प्लीज, गलती तो मान रहा हूँ ना मैं, तो क्या एहसान कर रहे हैं आपने गलती की है इसीलिए आप माफी मांग रहे हैं। दिशा भी फिर से गुस्से में बोलती है। तो शुभ अब समझ गया था कि दिशा ऐसे तो अब नहीं मानने वाली। तो शुभ ने अभी अपना माथा दिशा के माथे पर लगाकर थोड़ा शरारत भरे अंदाज में कहा कि अच्छा दादी के सामने तो बहुत ज्यादा पैंट उतरवा रही थी ना मेरा, तो चलो अब मैं पैंट उतार देता हूँ। तो दिशा की आंखें एकदम से बड़ी हो गई और वो खुद से शुभ से थोड़ा सा दूर होकर बोली कि आपको नहीं लगता कि आप दिन प्रतिदिन बहुत ज्यादा बेशर्म होते जा रहे हैं? अब तुम्हें बड़ी शर्म आ रही है, दादी के सामने तो बहुत ज्यादा ब्रांडेड क्यों बन रही थी? आप बताओ ना, आप बताओ मुझे, शर्ट उतारूं कि पैंट उतारूं, बताओ जल्दी से। तो शुभ
ने भी शरारत भरे अंदाज में कहा था। तो दिशा को अब सच में बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी। तो दिशा अभी शुभ की गोद से खड़े होकर बोलती है कि चुपचाप से कस्टर्ड खाइए, समझिए आप, और सो जाइए। तो दिशा वहां से जाने लगी, लेकिन शुभ ने अभी फिर से उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ को खींचा। तो शुभ बोलता है कि जब तक तुम नहीं खिलाओगी मैं नहीं खाऊंगा। तो दिशा अभी काफी ज्यादा इरिटेट होकर बोलती है कि क्या मुसीबत है यार। तो शुभ हल्का सा हंसकर बोला कि अब तो तुम्हें ये मुसीबत सारी जिंदगी ही झेलनी पड़ेगी, कमर कस लो अपनी। तो दिशा भी फिर से शुभ के पास बैठकर वो कस्टर्ड खिलाने लगती है। कस्टर्ड खाने के बाद शुभ ने भी फिर से दिशा को अपनी गोद में बैठा दिया और फिर अपना चेहरा उसकी गर्दन में छुपा लिया। तो दिशा भी धीरे से बोलती है कि अच्छा आप तो मुझे जाने दो, अब तो मैंने कस्टर्ड खिला दिया है ना, अब मुझे सोना है। तो शुभ ने कहा कि यहीं पर सो जाओ ना मेरे साथ। दिशा बोलती है कि अगर आपको अपने पास सुलाना है तो जल्दी से शादी कीजिए मुझसे, वरना मुझे जाने दीजिए। तो शुभ ने भी अपना चेहरा दिशा की गर्दन से उठाया और फिर उसके हाथ उसके होंठों को कैप्चर कर लिया। फिर उसके बाद शुभ दिशा को किस करने लगता है और फिर दिशा के हाथ भी अभी शुभ की टी शर्ट पर कसते जा रहे थे। दोनों एक दूसरे की बाहों में थे। एक मीठी सी किस करने के बाद शुभ ने अपना माथा दिशा की माथे पर लगाकर कहा कि जिस दिन रुद्र भैया आ जाएंगे ना, उसी दिन मैं तुमसे शादी कर लूंगा पिकाचू, लेकिन तब तक प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो, क्योंकि मैं अभी ये शादी नहीं कर सकता हूँ। मैं तुम्हारे साथ बेवफाई नहीं कर रहा हूँ पिकाचू। तो दिशा ने अपना सिर शुभ के सीने पर रखकर कहा कि मैं आपको समझती हूँ शुभ जी, तभी तो आपको इतनी आसानी से माफ़ कर देती हूँ मैं और आपका इंतज़ार करती हूँ, लेकिन आप मुझे बिल्कुल नहीं समझते। बिना सोचे समझे ही आपने पता नहीं पुलिस स्टेशन में मुझे कितना कुछ सुना दिया था। तो शुभ ने भी अपनी बाहें दिशा पर कसते हुए कहा कि मैं सिर्फ माफ़ी मांग सकता हूँ तुमसे पिकाचू, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो, क्योंकि मैं जानता हूँ गलती मेरी है। जो तुम कहोगी ना मैं अब वही कर दूंगा। तो दिशा भी शुभ की टी शर्ट पर उंगली चलाते हुए बोलती है कि आपने कहा था कि हम डेट पर जाएंगे, पर आप तो फिर से काम में बिजी हो गए ना। तो शुभ बोलता है कि दिशा तुम्हें कैसे समझाऊं मैं यार, क्या करूं, इतना काम हो ही जाता है। नील की हालत तुम देख ही रही हो, रुद्र भैया यहाँ पर नहीं है, ऑफिस का सारा काम मेरे और जीजू के कंधे पर ही है, सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है, कितनी बार मैं लंच भी नहीं कर पाता हूँ, बिजी रहता हूँ। तो दिशा और शुभ दोनों ही अभी एक दूसरे से बहुत देर तक ऐसे ही बातें करते रहते हैं। दिशा अभी फिर से अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। तो अगली सुबह दादी जब किचन में काम कर रही थी तो नव्या भी अभी उनके साथ ब्रेकफास्ट बनाने में उनकी हेल्प कर रही थी। दादी टमाटर काटते हुए बोलती है कि नव्या तुझे अपने घर नहीं जाना है क्या, कितने दिन हो गए हैं तू यहीं पर है, निहाल की याद नहीं आती क्या, निहाल का भी वहाँ पर अकेले दिल नहीं लग रहा होगा और तू है कि जाने का नाम ही नहीं ले रही है, जा उसके पास जा। तो नव्या बोलती है कि मैं आपको फालतू दिखाई देती हूँ क्या दादी, जो आप मुझे यहाँ से भगाने की बातें करती रहती हो, मुझे कहीं भी नहीं जाना है, चली जाऊंगी कुछ दिन और यहाँ पर रह लेने दीजिए ना। कब जाएगी तू बता, कई दिन से देख रही हूँ कि तेरा चेहरा भी बहुत ज़्यादा उतरा रहता है, निहाल से लड़ाई हो गई है क्या, तो बता मुझे, अभी उसके कान खींचती हूँ मैं। लेकिन ये क्या बात हुई कि तूने तो अपना घर ही छोड़कर यहाँ पर 10 दिन से डेरा डाल रखा है, तुझे अपना घर संभालना है कि नहीं, बता मुझे, चली जाना तू अपने घर, निहाल का भी दिल नहीं लग रहा होगा वहाँ, बिल्कुल अकेला होगा, देख उसके पेरेंट्स भी यहाँ पर नहीं है और तू भी यहाँ पर आ गई है, उसके घर तो खाने को दौड़ता होगा उसे, वैसे भी बेचारा निहाल बचपन से लेकर आज तक उसे कभी भी किसी का प्यार नहीं मिला है, बस अकेले ही तो रहा है। तो दादी की बात सुनकर नव्या को अब बहुत ज़्यादा हैरानी हुई। नव्या को निहाल के बचपन के बारे में कुछ भी नहीं पता था। नव्या को नहीं पता था कि निहाल हमेशा से ही प्रताप हाउस में क्यों रहता है, उसके मम्मी पापा कहाँ पर है। ना ही नव्या ने कभी दादी से ये बात पूछी, लेकिन आज जब दादी ने खुद से ही निहाल की इन बातों का जिक्र किया तो नव्या भी जानना चाहता थी कि आखिर निहाल हमेशा से ही प्रताप हाउस में क्यों रहता है। तो नव्या ने भी फिर से जिज्ञासा के साथ दादी से पूछा कि दादी निहाल हमेशा से प्रताप हाउस में क्यों रहता है। तो दादी बोलती है कि क्या बताऊं नव्या तुझे, निहाल की किस्मत ही बहुत ज़्यादा खराब है। जब वो छोटा था तो सुधीर की अपनी
अपनी पहली पत्नी से डाइवोर्स हो गया था। निहाल की कस्टडी अभी सुधीर की पत्नी को मिल गई थी। डाइवोर्स के 1 साल बाद ही सुधीर की पहली पत्नी को कैंसर हो गया था और वो मौत की बिल्कुल तहलीज पर पहुंच गई थी। मरने से पहले उसने निहाल को सुधीर को सौंप दिया था, क्योंकि वो नहीं चाहती थी निहाल दर बदर भड़के। सुधीर निहाल को लेकर आ गया और कुछ ही महीनों बाद सुधीर ने सीमा से शादी कर ली। सीमा को निहाल फूटी आंखों नहीं भाता था और शादी के 1 साल बाद ही अवनी को जन्म हो गया था। तो निहाल अभी अवनी को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता था, क्योंकि उसे उसकी बहन मिल गई थी। और फिर एक दिन दादी अभी फ्लैशबैक की बातें नव्या को बता रही थी। चलिए देखते हैं फ्लैशबैक। अवनी करीब 2 साल की थी, सोफे पर बैठी हुई टॉय से खेल रही थी। तो निहाल अभी करीब 6 से 7 साल का हो चुका था। वो भी अवनी के साथ ही बैठकर टॉय से खेल रहा था और एक फैमिली सर्वेंट जिसे सीमा ने अवनी को देखभाल के लिए हायर किया हुआ था, वो भी वहीं पर बैठी हुई थी और दोनों को देख रही थी। उस सर्वेंट का पति, जो कि वहीं पर ड्राइवर की नौकरी किया करता था, इशारों में बुलाने लगता है तो उस नौकरानी ने भी ना में अपनी गर्दन हिला दी थी, लेकिन उसका पति नहीं माना और वो बार बार उसे इशारों में बुला रहा था। इस नौकरानी ने देखा कि अवनी और निहाल भी बहुत ज़्यादा खेलने में बिजी हैं, तो वो भी वहाँ से अपने पति के पास चली जाती है। तो निहाल और अवनी अभी दोनों ही खेल रहे थे और फिर तभी अवनी का बैलेंस बिगड़ गया और वो सोफे से नीचे गिर गई। तो निहाल अभी इतना बड़ा भी नहीं था कि वो अवनी को संभाल सके, फिर भी उसने अवनी को जैसे तैसे करके अपनी गोद में उठाया और सीमा को आवाज़ लगाना शुरू किया, मम्मी मम्मी जल्दी से बाहर आओ, मम्मी जल्दी बाहर आओ, बाबू गिर गई है। तो सीमा को अब निहाल बिल्कुल भी पसंद नहीं था और फिर उसका मम्मी बुलाना तो सीमा से बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं होता था। सीमा फ़ोन पर बातें कर रही थी और फिर निहाल उसे बार बार आवाज़ लगा रहा था। तो सीमा को अब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था और सीमा ने फ़ोन कट कर दिया और गुस्से में जाकर हॉल की तरफ देखा तो अवनी को अभी रोता हुआ देखकर सीमा ने तो सबसे पहले अवनी को अपनी गोद में उठाकर उसे जल्दी जल्दी से चुप कराने लगती है। तो सीमा ने अभी गुस्से में निहाल को देखा और फिर निहाल, जो काफ़ी ज़्यादा डरते हुए बोलता है कि मम्मी वो बाबू सोफे से गिर गई है। तो अवनी को रोता हुआ देखकर सीमा का तो गुस्सा और ज़्यादा बढ़ गया। सीमा ने गुस्से में उसे फैमिली सर्वेंट को आवाज़ लगाई। वो फैमिली सर्वेंट, जो अभी अपने पति के साथ किचन में थी, वो जल्दी से हाँफते हुए बाहर आई। तो सीमा ने भी उसे बहुत ज़्यादा डांटते हुए कहा कि कहाँ थी तुम। सीमा का गुस्सा देखकर वो सर्वेंट एकदम से डर गई और वो कुछ भी नहीं बोली, चुपचाप से सर झुकाकर खड़ी रही। तो सीमा ने भी फिर से उसे डांटते हुए कहा कि कुछ पूछ रही हूँ ना, कहाँ थी तुम। तो अवनी भी सोफे से गिर गई ना। तो सर्वेंट ने खुद को बचाने के लिए कहा कि मैडम गिरी नहीं है, निहाल ने उसे धक्का दिया है। और ये सुनते ही निहाल बोलता है कि नहीं नहीं मम्मी, ये झूठ बोल रही है, मैंने बाबू को धक्का नहीं दिया है। वो सर्वेंट तो अपने आप को बचाने के लिए डर के मारे झूठ बोल रही थी। नहीं मैडम, मैं सच कह रही हूँ, निहाल ने ही बाबू को धक्का दिया है, मैंने अपनी आंखों से खुद देखा था। मैं तो बस किचन में पानी पीने के लिए गई थी और इसी वक्त इसने इसे धक्का दे दिया। मैं किचन से देख रही थी कि निहाल ने अवनी को धक्का दिया है। और ये सुनते ही सीमा को अब गुस्सा आ गया था और वो तो निहाल को पहले से ही पसंद नहीं करती थी और आज तो उस नौकरानी ने अपने आप को बचाने के लिए निहाल को ही दोषी ठहरा दिया था। तो सीमा ने अभी अवनी को उस नौकरानी की गोद में दे दिया और फिर खींचकर एक थप्पड़ निहाल के गाल पर जड़ दिया। तो निहाल भी अब काफ़ी ज़्यादा रोने लगा था। निहाल को रोता हुआ देखकर सीमा को अब और ज़्यादा गुस्सा आया और उसने निहाल पर थप्पड़ बजाना शुरू कर दिया। उसने निहाल को बहुत ज़्यादा मारा। निहाल काफ़ी ज़्यादा रोता रहा, लेकिन सीमा को उस पर जरा सा भी तरस नहीं आया। उसने अपना सारा गुस्सा भी निकाल दिया था निहाल पर, फिर भी उसका मन नहीं भरा। तो वो निहाल को अभी भी काफ़ी ज़्यादा मार रही थी कि तभी वहाँ पर दिग्विजय सिंह जी और चंद्रकला जी आ गए। दोनों ही अभी सुधीर और सीमा को प्रताप हाउस में रखी गई पूजा के लिए इनवाइट करने के लिए आए थे। तो चंद्रकला जी ने जब देखा कि सीमा निहाल को पूरी तरीके से जोर जोर से मार रही है तो वो जल्दी से अंदर आई और उसने निहाल को सीमा से छुड़ाते हुए कहा कि सीमा, दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? इतने छोटे से बच्चे पर तुम अपना गुस्सा निकाल रही हो, क्यों मार रही हो इसे? तुम्हें निहाल इतना ज़्यादा बुरा लगता है तो सुधीर से सीधा सीधा बात क्यों नहीं कर लेती तुम? क्यों इस बच्चे के खून की प्यासी बन गई हो तुम? तो सीमा ने भी गुस्से में कहा कि आंटी आप नहीं जानती हैं इसने अभी क्या किया है। इसने अवनी को सोफे से धक्का दे दिया है और उसे नीचे गिरा दिया है। तो निहाल अभी रोता हुआ चंद्रकला के पैरों में लिपटा हुआ था
वो इतना रो रहा था कि किसी को भी उस पर थोड़ा सा तरस आ जाए, लेकिन सीमा को बिल्कुल नहीं आया। तो चंद्रकला एकदम से बैठ गई और उसने निहाल की बाजू को पकड़कर बहुत ही प्यार से पूछा कि तुमने बाबू को धक्का दिया था क्या? तो निहाल ने जल्दी से ना में अपनी गर्दन हिला दी। तो चंद्रकला बोली, तो फिर बाबू सोफे से कैसे गिरा? तो निहाल सुबकता हुआ बोलता है कि दादी अपने आप ही गिर गया। सीमा गुस्से में बोलती है कि झूठ बोल रहा है आंटी, ये आपको यकीन नहीं आता तो आप इस नौकरानी से पूछ लीजिए। तो सीमा ने भी नौकरानी की तरफ इशारा करते हुए कहा। तो चंद्रकला को अब थोड़ा सा गुस्सा तो आ गया था कि तभी उसने निहाल को पीटते हुए देखा था। तो चंद्रकला ने भी अपनी साड़ी अपनी कमर पर टाँकी और फिर खींचकर थप्पड़ उस नौकरानी के मुंह पर जड़ दिया और फिर उसकी चोटी को पकड़कर गुस्से में बोली कि सच सच बताओ, निहाल ने धक्का दिया था बाबू को या फिर नहीं, वरना तेरी खाल अभी के अभी उधेड़ दूंगी मैं। जितना सीमा ने निहाल को मारा है ना, उससे ज्यादा ही मैं तुझे मारूंगी, जल्दी से बता। तो नौकरानी डर गई थी और उसने सब कुछ तोते की तरह बता दिया। तो सीमा को अब बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और उसने भी नौकरानी की गाल पर एक चांटा रसीद करते हुए कहा कि निकल जाओ मेरे घर से, तुम्हारी जैसी झूठी औरत के लिए जगह मेरे घर में बिल्कुल भी नहीं है। उसने नौकरानी का हाथ पकड़कर उसे घर से धक्के मारकर निकाल दिया। तो सीमा भी जैसे ही पलटती है तो दादी ने खींचकर एक थप्पड़ सीमा के गाल पर भी जड़ दिया। तो सीमा भी हैरानी से दादी को देखने लगती है। तो सीमा भी कुछ बोलती उससे पहले ही दादी ने एक और थप्पड़ सीमा की गाल पर जड़ दिया। तो सीमा की आंखें में एकदम से आंसू आ गए और दोनों का गाल एकदम से लाल हो गए थे। तभी सीमा भी फिर से कुछ बोलने के हुई कि दादी ने भी फिर से एक थप्पड़ सीमा के गाल पर और जड़ दिया। तो दादी भी चौथा थप्पड़ मारती उससे पहले ही दिग्विजय सिंह जी बोलते हैं कि बस करो चंद्रकला, वो तो ना समझ है ना, तुम तो समझदार हो। ना समझ क्या कह रहे हो संजय के पिताजी? इसने निहाल को देखो कितनी बुरी तरीके से मारा है, बेचारे का क्या हाल कर दिया है। अब इसके गाल पर 2 चांटे लग गए तो शायद इसे निहाल का दर्द महसूस होगा। निहाल की माँ तो कब की परलोक सिधार गई है और इसने क्या किया? इसने इस बच्चे को अपनाने की जगह इस बच्चे पर अपना गुस्सा निकालना शुरू कर दिया है। वो इसे नापसंद करती है, वो भी एक नौकरानी के कहने पर। इतना कहकर दादी ने अभी एक और चांटा सीमा के गाल पर जड़ दिया था। सीमा को तो अब समझ में ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। तो दादी अभी सीमा को और ज्यादा मारती उससे पहले ही दिग्विजय सिंह ने दादी को पीछे से पकड़ लिया था और फिर उसे समझाते हुए बोले कि बस करो चंद्रकला, बहुत हो गया, बाकी बातें हम सुधीर से ही करेंगे। तो चंद्रकला बोलती है कि बातें क्या करनी है, आज से निहाल हमारे साथ रहेगा प्रताप हाउस में। मैं इस डायन के पास निहाल को नहीं छोड़ सकती हूँ। आज इसने किसी नौकरानी के कहने पर निहाल पर इतना ज्यादा हाथ उठाया है, उसे इतना मारा है, कल को कोई इसके कानों को भर जाएगा और फिर ये निहाल पर अपना गुस्सा निकालेगी। और हाँ, सीमा तो एकदम से खड़ी हुई सुबक रही थी और हैरान थी। तो सीमा ने अभी कभी नहीं सोचा था कि वो निहाल को मारेगी और बदले में उसकी भी पिटाई हो जाएगी, वो भी इतनी बुरी तरीके से। तो चंद्रकला जी को आज बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। वो निहाल को रोते हुए नहीं देख सकती थी। तो निहाल अभी रुद्र की क्लास में ही पढ़ता था, दोनों अच्छे दोस्त थे। तो चंद्रकला को जाने अनजाने में ही निहाल से बहुत ज़्यादा लगाव हो गया था। जब से चंद्रकला जी को पता चला था कि निहाल की माँ को स्वर्गवास हो गया है, तब से चंद्रकला जी निहाल को रुद्र का भाई ही समझती थी। दादाजी ने चंद्रकला को सोफे पर बैठा दिया। निहाल भी आकर अभी चंद्रकला की गोद में ही बैठ गया। दादी ने निहाल को बहुत प्यार किया और फिर दादी निहाल के गाल पर थप्पड़ के निशान साफ साफ देख सकती थी। तो दादी को इस वक्त निहाल पर बहुत ज्यादा प्यार आ रहा था। दादी ने निहाल को अपनी बाहों में समेट लिया। निहाल भी दादी की गोद में बैठकर बहुत ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रहा था। चंद्रकला को गुस्से में सुधीर का इंतजार कर रही थी। सीमा चुपचाप से गर्दन झुकाए वहीं पर खड़ी हुई थी। थोड़ी देर बाद ही सुधीर भी घर आ जाता है। तो सुधीर आया और फिर उसने दिग्विजय सिंह जी और चंद्रकला के पैर छुए और फिर सोफे पर बैठकर टाई ढीली करता हुआ बोला कि आप दोनों यहाँ पर कुछ काम था क्या, तो मुझे बुला लेते। तो दिग्विजय सिंह हल्के गुस्से में बोला कि तुम्हें बुला लेते, तुम्हारी ये बीबी तुम्हारे बेटे को मारती पीटती है, तुम्हें उसका होश तो रहता नहीं है, हमारे कहने से तुम प्रताप हाउस आते क्या। तो सुधीर ने भी गुस्से में सीमा को
को देखा तो सीमा भी कुछ भी नहीं बोली। तो सुधीर ने भी अपनी बात को संभालने की कोशिश करते हुए कहा कि अंकल, आप जानते हैं कि मैं ऑफिस में बिजी रहता हूँ। मुझे नहीं पता कि जब मैं ऑफिस चला जाता हूँ तो सीमा मेरे बेटे के साथ क्या करती है और क्या नहीं करती है, मुझे तो कुछ नहीं पता। लेकिन अगर आप दोनों ने कुछ गलत एक्टिविटी होते हुए देखा है तो मुझे बताइए। तो चंद्रकला गुस्से में बोलती है कि गलत एक्टिविटी? तुम्हारी बीवी तुम्हारे बेटे को मारती है। नौकरों की बात सुनकर सारा गुस्सा इस पर निकाल देती है। देखो जरा। तो चंद्रकला ने भी निहाल का गाल सुधीर को दिखाया और फिर सुधीर को भी अपने बेटे का गाल देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया सीमा पर। लेकिन उसने अपना गुस्सा दबा लिया। ना तो वो निहाल को छोड़ सकता था और ना ही वो सीमा को छोड़ सकता था। सुधीर इस वक्त सीमा के रूप के पीछे दीवाना था। तो सुधीर ने भी फिर से सीमा की तरफ गुस्से में देखा और फिर सीमा ने भी सब कुछ सुधीर को बता दिया। सुधीर ने चंद्रकला को देखकर कहा कि आंटी जी, आप चाहती हैं वैसा ही होगा। आप बताइए कि मैं इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। तो दादाजी बोलते हैं कि तू इस समस्या को कभी भी सॉल्व नहीं कर पाएगा। सौतेली माँ ही होती है, वो कभी भी अपनी सौतन के बेटे को अपना नहीं बना सकती। सीमा भी अभी उन्हीं औरतों में से एक है जो कभी भी निहाल को अपनाएगी नहीं, वो हमेशा उसकी सौतेली माँ ही रहेगी। तो मैं क्या करूँ अंकल जी, आप ही बताओ, क्या निहाल को मैं हॉस्टल में डाल दूँ? चंद्रकला जी इस बार और ज़्यादा गुस्से में बोली कि हॉस्टल में डालेगा तू इसे? हॉस्टल में डालेगा? तू संजय का दोस्त है, इसीलिए तुझे मैं छोड़ रही हूँ, वरना सीमा को तो मैंने आज 4 चांटे मार दी हैं, 2 चांटे अभी तुझे भी मार देती, समझा तू? तो सुधीर अभी चुप हो गया और फिर नजर झुका कर बैठ गया। थोड़ी देर कुछ सोच समझ कर दिग्विजय सिंह जी बोलते हैं कि आज से निहाल हमारे साथ रहेगा। ये सुनकर चंद्रकला के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। तो चंद्रकला ने भी अभी फिर सुधीर को देखकर कहा कि तुम अपनी पत्नी के हुस्न के पीछे पागल होना, तो तुम्हारी पत्नी कभी भी निहाल को नहीं अपनाएगी। इसीलिए मैं आज से निहाल को प्रताप हाउस लेकर जा रही हूँ। आज से ये भी मेरे रुद्र के साथ ही बड़ा होगा, दोनों दोस्त बनकर रहेंगे, भाई बनकर रहेंगे। दादा दादी निहाल को लेकर प्रताप हाउस के लिए निकल गए। तो दादाजी भी ड्राइव कर रहे थे और फिर दादी जी ने भी निहाल को गोद में बैठा रखा था। तो दादाजी ने भी दादी को देखकर हंसते हुए कहा कि चंद्रकला, तुम्हारे हाथ कुछ ज्यादा ही नहीं चलते हैं, तुमने तो एक नहीं 4 चांटे मारे हैं सीमा को। सोचो अगर वो तुमसे झगड़ने लगती तो मैं तो 2 औरतों के बीच में फंस जाता यार। तो दादी बोलती है कि इतनी हिम्मत नहीं है इसके अंदर कि वो मुझसे झगड़ा करती, मार मार के हड्डियां ही तोड़ देती। संजय के पिताजी, चंद्रकला को हल्के से मत लो, समझे आप? एक साथ 2 औरतों को पीट सकती हूँ मैं। तो दादाजी ने हंसते हुए कहा कि हाँ हाँ चंद्रकला, इतना तो मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वुमेन हो, तभी सारे बच्चों को आराम से संभाल लेती हो। नव्या को छोड़कर तुमने किसी को भी नहीं छोड़ा है, सबको एक ना एक चांटा जरूर रोज मारती देती हो। अब ये बेचारा निहाल गलती में भी एक बार पिटेगा जरूर। निहाल दादा दादी की बात सुनकर हंस रहा था, उसे आज पहली बार माँ का आंचल नसीब हुआ था। चंद्रकला जी की गोद में निहाल खुद को बहुत ज़्यादा सुरक्षित महसूस कर रहा था। उसने अभी चंद्रकला को ऐसे पकड़ा हुआ था जैसे अगर वो उसे छोड़ देगा तो चंद्रकला जी गायब हो जाएंगी। उस दिन से निहाल चंद्रकला के आंचल में ही रहकर बड़ा हुआ था और हमेशा प्रताप हाउस में रहता था। चंद्रकला ने कभी निहाल और रुद्र में फर्क नहीं किया था, बल्कि वो तो बचपन से ही नव्या के लिए निहाल को पसंद करती थी। वो अपना दामाद मान चुकी थी निहाल को। इसी के साथ फ्लैशबैक हैंड होता है। दादी ने भी नाश्ते की टेबल पर नाश्ता लगाते हुए बोला कि निहाल के माँ बाप होने के बाद भी वो हमेशा अकेले ही रहा है। बेशक मैंने और तेरे दादाजी ने उसे बहुत प्यार किया है, फिर भी माँ बाप तो माँ बाप ही होते हैं ना। निहाल के पास सब कुछ होने के बाद भी कुछ नहीं था। दादी ने भी फिर नव्या को देखकर हल्के गुस्से में कहा कि इसीलिए कहती हूँ मैं तुमसे, वो लड़का हमेशा अकेला रहा है और तू है कि तू यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रही है। चली जाओ उसके पास प्लीज़। ऑफिस से हरा थाका आता होगा तो उसे भी कोई ना कोई चाहिए होगा जिसके साथ वो बातें करे, अपने दिल की बात कह ले। नव्या भी दादी की बातों को सुन रही थी और उसे कहीं ना कहीं अभी गिल्टी भी फील हो रहा था। उसे लग रहा था कि उसे शायद निहाल को डाइवोर्स नहीं देना चाहिए था। निहाल सच में अंदर से बहुत ज़्यादा अकेला था। बेशक वो कितना भी हंसता था, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल में एक खालीपन था जिसे नव्या भर सकती थी और नव्या ने अपनी कोशिशों से उस खालीपन को भरा भी था। लेकिन निहाल का रूड बिहेवियर ने अभी नव्या का दिल को बहुत ज़्यादा दुखा दिया था। थोड़ी देर सब ने नाश्ता कर लिया था। किट्टू दिशा कॉलेज के लिए निकल गई थी। शुभ भी नील को लेकर ऑफिस चला गया था। अवनी भी अभी छोटे पैंथर
को लेकर दादी के कमरे में चली गई थी। नव्या इस वक्त डाइनिंग टेबल पर अकेली बैठी हुई थी। उसे दादी की कही ही हुई हर बात याद आ रही थी। उसके अंदर अब निहाल के लिए प्यार उमड़ रहा था। नव्या तो कभी नहीं चाहती थी कि वो निहाल को डाइवोर्स दे, लेकिन निहाल ने ही अभी नव्या को मनाने की कोई भी कोशिश नहीं करी थी। तो नव्या ने भी अपने प्यार के आगे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को रखा। आज फिर नव्या ने अपने आप से लड़ झगड़ कर डिसाइड किया कि वो निहाल से फिर से बात करेगी। तो नव्या अपने कमरे में गई और तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल गई। नव्या 1 घंटे में ही ऑफिस पहुंच गई थी। नव्या निहाल के कैबिन के बाहर खड़ी हुई थी। नव्या आज बहुत अच्छे से तैयार हुई थी। नव्या ने येलो कलर की जॉर्जेट की साड़ी पहन रखी थी, खुले पल्ले की साड़ी, कानों में बड़े बड़े डायमंड के इयररिंग्स, गले में न जाने कितने महीनों बाद मंगलसूत्र पहना था, हाथों में मैचिंग की चूड़ियां, माथे पर भर कर सिंदूर लगाया था। नव्या ने डिसाइड कर लिया था कि वो निहाल से साफ साफ बात करेगी और इस रिश्ते को आगे कंटिन्यू करेगी। लेकिन नव्या को अंदर ही अंदर काफी ज्यादा डर भी लग रहा था, कहीं निहाल ओवर रिएक्ट ना करने लगे। उसकी हिम्मत कैबिन के अंदर जाने की नहीं हो रही थी। वो बहुत देर तक कैबिन के बाहर खड़ी रहती है। इधर दूसरी तरफ नील और शुभ दोनों ही एक मीटिंग के लिए जा रहे थे। तभी एक सुनसान से रास्ते पर शुभ ने झटके से गाड़ी रोकी। तो शुभ और नील ने अभी सामने देखा तो 5 गुंडे हाथों में हॉकी स्टिक लेकर खड़े थे। नील ने उन गुंडों को देखकर कहा कि शुभ तुम अपनी गाड़ी में बैठो, मैं अभी देखकर आता हूँ इन्हें। तो शुभ ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और नील गाड़ी से उतर गया। जैसे शुभ चाहता हो कि नील पर अटैक हो, नील उन गुंडों के सामने फाइटिंग मूड में आ गया। तो नील ने भी गुंडे को हाथों से इशारा किया तो उन सारे गुंडों ने अपने मुंह पर मास्क लगाया हुआ था, कोई भी पहचान में नहीं आ रहा था। लेकिन शुभ अच्छे से जानता था कि उनमें से 2 जय और वीरू हैं और बाकी 3 शुभ के बॉडीगार्ड्स हैं। तो सबसे पहले जय ने भी अटैक किया। नील ने जय का हाथ पकड़ा और फिर पूरी जान से उसके मुंह पर एक पंच मार दिया। जय मुंह के बल जमीन पर जाकर गिरा, जिसे देखकर शुभ ने अपने माथे पर हाथ मार लिया। तो शुभ ने मन ही मन गुस्से में खुद से कहा कि ये जय भैया भी ना आज भी नील भैया से पीट जाते हैं। फिर वीरू ने भी अटैक किया। वीरू को भी नील ने उठाकर पटक दिया और फिर 2 बॉडीगार्ड ने नील पर एक साथ अटैक किया। तो नील ने भी उन दोनों बॉडीगार्ड्स को भी धूल चटा दी थी। शुभ तो भी गाड़ी में बैठा हुआ हैरानी से उन 5 को पीटता हुआ देख रहा था और खुद से कह रहा था कि एक इंजेक्शन ही तो लगाना है, जल्दी से लगा दो, ये बेहोश हो जाएंगे और फिर हम इनका दिल चेक कर लेंगे यार। शुभ तो भी गाड़ी में बैठा था और फिर नील एक एक बॉडीगार्ड को उठाकर बोनेट पर पटक रहा था। देखते ही देखते नील ने भी 5 को तसल्ली से पीटा और फिर उठाकर सड़क के किनारे 4 को फेंक दिया और एक को सामने। तो नील अभी गाड़ी में बैठकर बोलता है कि चलो शुभ, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं पीटने के लिए। तो शुभ तो अभी हैरानी से नील को देख रहा था। फिर उसने चुपचाप से अपनी गाड़ी स्टार्ट की और फिर दोनों ही वहां से चले गए। तो शुभ अभी ऑफिस आया। उसने नील को देखकर कहा कि भैया आप ऑफिस में जाकर बैठो, मैं अभी गाड़ी को पार्क करके आता हूँ। तो नील अभी गाड़ी से उतरकर चला गया और शुभ ने अपनी गाड़ी पार्किंग में लगाई और गुस्से में उतरकर जो पीछे पीछे भी जय और वीरू भी गाड़ी से आ रहे थे। जय ने भी उतरकर अपने चेहरे पर हाथ रखकर दर्द में कहा कि शुभ वो नील ही है, इतनी जोर से पंच नील ही मारता है, देखो ना नील सर ने मेरा मुंह सुजा दिया है। तो वीरू ने भी अभी अपने पैर को मलते हुए दर्द में कहा कि हाँ शुभ, मुझे भी लगता है कि वो नील ही है, बहुत दिनों बाद नील के हाथ से पिटाई खाई है ना, देखो ना कैसे आलू की बोरी की तरह हमें पटक पटक कर मार रहा था, तुम बेकार में ही दिल के पीछे पड़े हो, वो हमारा नील ही है, आज मैं उनसे पिट कर धन्य हो गया। तो शुभ बोलता है कि हो क्या हो अगर आप दोनों का, तो तुम सबको कहने से अच्छा होता कि मैं ससुर जी को कह देता, अकेले ससुर जी ही जो है नील भैया से टकरा सकते हैं। मुझे समझ नहीं आता है कि एक इंजेक्शन लगाना था, नील भैया ने तो तुम 5 को ही पीट दिया, लेकिन तुमसे एक इंजेक्शन उनकी बॉडी पर नहीं लगाया गया। तो वीरू अभी उछलकर बोनेट पर बैठते हुए बोला कि हाँ हाँ, जैसे बहुत आसान है नील सर को छूना, हम नील सर को एक पंच भी नहीं मार पाए और उन्होंने देखा कैसे कुत्ते की तरह हमारी धुलाई कर दी, तो आप अब क्या करेंगे और क्या सलूशन है। शुभ ने भी जय की तरफ देखकर कहा। तो जय ने भी कुछ सोचकर कहा कि नील की ड्रिंक में कुछ मिला देते हैं, जिया से पूछकर मेडिकल स्टोर से कोई दवाई ले आता हूँ और फिर नील सर की ड्रिंक में हम मिला देंगे। शुभ बोलता है कि हाँ ठीक है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप मेडिसिन लेकर कैबिन में आओ, मैं तब तक नील भैया के लिए कोई सॉफ्ट ड्रिंक मंगवाता हूँ। इधर दूसरी तरफ नव्या भी अब कैबिन के बाहर खड़ी हुई थी। वो बहुत अच्छे से तैयार हो गई थी, लेकिन उसे बहुत
बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था। वो कई महीनों बाद इतने अच्छे से तैयार होकर निहाल के सामने जा रही थी, तो नव्या का दिल अभी जोरों से धड़क रहा था। उसे बहुत ज़्यादा शर्म भी आ रही थी। सबसे ज़्यादा तो उसे इस बात की घबराहट हो रही कि पता नहीं निहाल कैसे रिएक्ट करेगा, उसकी बात सुनकर वो कहीं मजाक तो नहीं बनाएगा। फाइनली नव्या ने खुद को मजबूत किया और फिर वो कैबिन का गेट खोल देती है। सामने निहाल और रुद्र बैठे हुए थे, तो निहाल ने भी नव्या को देखा तो उसे देखता ही रह गया। उसने भी आज बहुत दिनों बाद नव्या को ऐसे तैयार देखा था। सच में नव्या बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। निहाल ने मन ही मन मुस्कुराहट के साथ खुद से कहा कि अब तो नव्या को मैं इतना बुरा लगने लगा हूँ कि इतने अच्छे से तैयार होकर मेरे सामने आई है। क्या चाहती है ये? मैं इसे देखकर मर जाऊँ क्या? पूरी प्लानिंग के साथ आई है क्या मुझे मारने के लिए? रॉकी को देखकर नव्या को अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, अंदर जाए या नहीं। तो रुद्र ने भी नव्या को देखकर बोला कि नव्या, आप निहाल की वाइफ है ना, आइए आइए बैठिए। अब नव्या ना बाहर जा सकती थी और ना ही वो रुद्र और निहाल के साथ बैठना चाहती थी, लेकिन फिर भी वो थोड़ा सा हिम्मत करके कैबिन के अंदर आ गई। तो निहाल की नज़र आज नव्या से हट ही नहीं रही थी। वो तो बस नव्या को घूरे जा रहा था, लेकिन नव्या के चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। उसे डर था कि पता नहीं निहाल कैसे रिएक्ट करेगा उसकी बातों को सुनकर। तो निहाल ने भी इशारा किया और नव्या भी बैठ गई। तो निहाल ने पूछा कि नव्या, कुछ काम था क्या, मेरी ऑफिस में आई हो? तो नव्या भी कुछ बोलती उससे पहले ही रुद्र ने कहा कि क्या बात कर रहे हैं मिस्टर राजपूत, क्या आपकी वाइफ आपसे मिलने के लिए ऑफिस में नहीं आ सकती क्या? अब तो ये इनका हक है। देखिए तो आपकी वाइफ कितने अच्छे से तैयार होकर आई हैं आपसे मिलने। क्या आप दोनों डेट पर जा रहे हैं क्या? तो निहाल अभी नव्या दोनों ही एक दूसरे को देखने लगते हैं। तो निहाल बोलता है कि नहीं, शायद नव्या कहीं और जा रही है। नव्या, कहीं जा रही हो क्या तुम? निहाल ने फिर से नव्या को देखकर कहा। तो रुद्र ने मन ही मन निहाल को गाली देना शुरू कर दिया। कुत्ते कमीने, तेरी आंखें नहीं है क्या, बटन है क्या, इन आंखों को इस्तेमाल क्यों नहीं करता है तू? उसके चेहरे पर लिखा है कि वो तुझसे ही मिलने आई है। साले, तुझे बाद में बताऊंगा, तू ही मेरे सामने है कि जो उसे अनकंफर्टेबल फील करवा रहा है। इस टाइम अगर मैं रुद्र के गेटअप में होता ना तो तेरा मुंह तोड़ देता। तूने मेरी बहन को पिछले 6 महीने से रुला रखा है। तेरी आंखों के नीचे डार्क सर्कल तो ऐसे हो रहे हैं जैसे ऑफिस का सारा काम तू ही करता होगा। एक वो शुभ है, उसने अपनी पिकाचू का जीना हराम किया हुआ है, और एक यहाँ तू है, तूने मेरी बहन का जीना हराम किया है। अब तो वो खुद से पहल कर रही है तो तू उसकी कोशिश भी नहीं देख सकता क्या? तू हमारे घर का जमाई ना होता तो अब तक तो तुझे मैं उठाकर पटक देता। नव्या भी खामोशी से बैठी थी। उसके पास निहाल के सवालों के कोई भी जवाब नहीं थे। निहाल ने भी फिर से पूछा कि नव्या, तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ मैं, कहीं जा रही हो क्या? मेरे ऑफिस क्यों आई हो तुम? कुछ काम था क्या? नव्या अभी भी कुछ भी नहीं बोलती है। निहाल अभी फिर अपनी आईब्रो चढ़ाकर नव्या को देखने लगा। तो नव्या की आंखें भी हल्की सी नम हो गई थी। रुद्र को समझते देर नहीं लगी कि उसकी बहन अब रोने वाली है। तो रुद्र ने भी फोन निकाल कर नाटक करते हुए कहा कि हाँ तो भाई, मैं क्या करूँ, तेरा डाइवोर्स हो रहा है, गलती भी तो तेरी ही है ना। टाइम रहते ही तूने अपनी बीवी को मनाया क्यों नहीं? तेरी बीवी इंतजार करती रहती और तू ऑफिस में बिजी रहता। आखिर वो तेरी बीवी है, बीवी, उसके लिए भी तो तेरी कुछ ड्यूटी बनती है ना, उसे मनाना भी तो तेरा फर्ज है। रुद्र की बात सुनकर निहाल और नव्या दोनों समझ रहे थे। तो निहाल को कहीं ना कहीं अपनी गलती महसूस भी हो रही थी। रुद्र ने फोन कट कर दिया, फिर निहाल की तरफ देखकर कहा कि आज का समझ नहीं आता कुछ दुनिया में हो क्या रहा है। अब मेरे इस कुत्ते दोस्त को देख लो, पहले तो इसने एक लड़की से लड़ झगड़ कर शादी कर ली, दोनों ने लव मैरिज करी। पहले तो ये उस लड़की के बिना एक सेकंड भी नहीं रहता था, पूरा दिन बस उसकी फोटो फोन में देखता रहता था, और अब जब वो लड़की हमेशा के लिए इसकी जिंदगी में आ गई तब से उसे डाइवोर्स ले रहा है। उसे बिल्कुल नहीं प्यार करता, मनाता ही नहीं उसे। तो नव्या निहाल को अब नम आंखों से देख रही थी। नव्या के आंसू किसी भी वक्त उसकी आंखों से छलक जाते, लेकिन उसने अपने आंसुओं को बाहर आने की परमिशन नहीं दी। नव्या निहाल को देखती हुई बोलती है कि रॉकी भैया, हो सकता है कि आपके दोस्त का भी जी भर गया होगा अपनी पत्नी से, इसीलिए वो उसके पास नहीं जाते होंगे। जी तो नहीं भरा, हो सकता है उसकी बीवी आपके दोस्त को समझना ही ना चाहती हो। निहाल ने भी अभी नव्या को देखकर कहा। तो नव्या ने अपने आंसू को कंट्रोल करते हुए कहा कि समझेगी तो तब ना, जब आपका दोस्त उसके साथ वक्त बिताएगा। तो रॉकी भैया, हो सकता है आपके दोस्त को उनकी बीवी ने किसी दूसरी लड़की के साथ देख लिया हो, इसीलिए वो नाराज हो सकता है कि आपका दोस्त अपनी बीवी को धोखा दे रहा हो। अब निहाल को गुस्सा आ गया था नव्या की बात सुनकर, और उसने भी साफ साफ
नव्या को देखकर कहा कि तुम्हें अपने प्यार पर भरोसा नहीं है क्या? तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? तुम्हें नहीं पता कि हमारी शादी कैसे हुई थी? मैंने तुम्हें पाने के लिए कितने पापड़ बेले थे, तुमने सेकंड भी नहीं लगाया मेरा नाम किसी दूसरी लड़की के साथ जोड़ने में। बोलो, जबकि 100 बार कह चुका हूँ कि मेरा और सोफी का कोई भी वास्ता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं उसके साथ। नव्या के आंसू जो अब तक आंखों में थे वो बाहर आ गए थे। नव्या गुस्से में बोली कि अगर आपका सोफी के साथ कुछ भी नहीं था तो उस वीडियो में क्या था? क्या था उस वीडियो में? तो निहाल भी गुस्से में बोला कि पहले भी कहा था और अभी भी कह रहा हूँ कि वो वीडियो पहले की थी, पहले जब मैं सोफी के साथ डेट करता था तब की थी वो वीडियो। अब मैं कितनी बार बताऊं तुम्हें, लेकिन अभी भी फिलहाल मेरा और सोफी का कोई भी रिलेशन नहीं है। मैं नहीं जानता उसे, मुझे तो यह भी नहीं पता कि सोफी इस वक्त है कहाँ पर। नव्या भी गुस्से में बोलती है कि ये वीडियो कहीं से भी पुरानी नहीं लगती है मुझे। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो आपने अभी तक ये प्रूफ क्यों नहीं किया कि ये वीडियो पुरानी है और आपका सोफी के साथ कोई वास्ता नहीं है? तो निहाल दांत पीसते हुए बोला कि जब तुम मुझे डाइवोर्स दे चुकी हो तो तुम किस हक से मुझसे ये सारे सवाल कर रही हो? मैं तुम्हें कोई भी प्रूफ नहीं दूंगा अब, और ना ही देना चाहता हूँ मैं, समझी तुम? अब चली जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मेरा सर फट जाए। नव्या ने भी पलट कर जाने की लगती है तो रुद्र ने उसका हाथ पकड़ लिया। तो नव्या ने भी आंसू पोंछकर रुद्र को हैरानी से देखा। तो रुद्र ने आज अनजान बनते हुए कहा कि आपका डाइवोर्स हो गया है क्या? तो नव्या ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि हाँ रॉकी भैया, मेरा और इनका डाइवोर्स हो गया है, हम दोनों अलग हो चुके हैं। तो दादा दादी को पता होगा क्या? तो रुद्र ने भी अभी अनजान बनते हुए कहा। तो निहाल बोलता है कि नहीं, दादा दादी को कुछ भी नहीं पता है और हम उन्हें बताएंगे भी नहीं। दादाजी की तबीयत अभी ठीक नहीं रहती है, हम नहीं चाहते कि उनकी तबीयत और ज़्यादा खराब हो जाए ये बातें सुनकर। तो रुद्र बोलता है लेकिन आप दोनों कब तक ऐसे छुपाएंगे? एक ना एक दिन तो आप दोनों को दादा दादी को सब कुछ सच बताना होगा ना कि आप दोनों डाइवोर्स ले चुके हो। तो नव्या बोली कि मैं नहीं बता सकती, मुझ में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है बताने की, मैं नहीं बता पाऊंगी। मैं अपने हंसते खेलते परिवार को बिखरते हुए बिल्कुल भी नहीं देख सकती हूँ। तो रुद्र ने भी निहाल की तरफ देखा तो निहाल ने भी अभी नव्या के जवाब से मिलता जुलता जवाब दिया, मैं भी नहीं बताऊंगा दादा दादी जी को, मैं भी उन्हें नहीं बता सकता कभी भी। रुद्र ने हल्का सा हंसकर कहा कि आप दोनों नहीं बता सकते तो ठीक है, मैं बता देता हूँ। तो नव्या निहाल अभी एक साथ ही बोलते हैं कि बिल्कुल नहीं, आप भी नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताऊंगा मैं? आप दोनों ने जब डाइवोर्स ले ही लिया है तो दादा दादी को भी तो ये बात पता होनी चाहिए कि उनके दोनों बच्चे डाइवोर्स ले चुके हैं। रुद्र ने अपना ओपिनियन रखते हुए कहा कि नव्या बोलती है देखो रॉकी भैया, आप नहीं जानते हैं लेकिन मेरे रुद्र भैया यहाँ पर नहीं है, जब वो आ जाएंगे ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, तब मैं दादा दादी को सब कुछ सच सच बता दूंगी और हाँ फिर वो हमारी बात समझ जाएंगे। तो रॉकी ने भी फिर से सवाल किया कि रुद्र पता नहीं कब आएगा और तब तक क्या आप दादा दादी से ऐसे ही झूठ बोलती रहोगी क्या? क्या दादी दादी कभी आपको अपने घर में जाने के लिए नहीं कहेंगी क्या? तब क्या करोगी आप बोलो? अब तो नव्या से भी रहा नहीं किया और वो चेयर पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। तो रुद्र अभी नव्या की हालत को अच्छे से समझ रहा था और अंदर ही अंदर निहाल को बहुत ज़्यादा कोस भी रहा था, बहुत गाली दे रहा था। रुद्र ने मन ही मन कहा कि इस निहाल राजपूत में बहुत ज़्यादा अकड़ है, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है साली, जिस दिन मैं लौट कर आऊँगा ना उस दिन तेरी सारी अकड़ ढीली कर दूंगा मैं। तूने नव्या को बहुत ज़्यादा रुला लिया है ना, अब तेरी खैर नहीं। रुद्र पंचों के बल बैठा और फिर नव्या से पूछा कि क्या हुआ, आप इतना ज्यादा रो क्यों रही हो? मैंने कुछ गलत पूछा क्या? सही तो कह रहा हूँ कि आप कब तक ऐसे अपने दादा दादी से झूठ बोलोगी? झूठ बोलने से अच्छा है कि आप दोनों ही एक दूसरे को एक और मौका दो, अपने रिश्ते को एक मौका दो, एक दूसरे को समझें और एक दूसरे की गलतियों को नज़रअंदाज करें, एक अच्छी सी जिंदगी बिताएं साथ में। आप दोनों साथ में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। नव्या रोते हुए बोलती है कि रॉकी भैया, इसीलिए तो इतने अच्छे से तैयार होकर मैं यहाँ पर आई थी ताकि मैं इनसे अपने रिश्ते की बात आगे के लिए कर सकूं, लेकिन ये तो सीधे मुंह बात ही नहीं करते हैं मुझसे। मैंने तो इस रिश्ते को निभाने की बहुत ज़्यादा कोशिश भी की, लेकिन निहाल ये रिश्ता निभाना ही नहीं चाहते हैं, वो मेरे साथ खुश रहना ही नहीं चाहते हैं। मैंने इनसे डाइवोर्स मांगा तो उन्होंने बिना किसी सवाल के मुझे डाइवोर्स भी दे दिया। एक बार भी मुझसे मनाने की कोशिश नहीं करी, मुझसे पूछा नहीं एक बार भी, ना ही मुझे रोकने की कोशिश की, एक बार भी मेरे दिल की हालत को समझने की कोशिश भी नहीं
नहीं करी है इन्होंने। और अब आप ही बताइए कि क्या मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को साइड में रखकर इनके साथ आगे पीछे घूमती रहूं क्या? बोलिए आप। तो निहाल अभी नव्या की बातें अच्छे से सुन रहा था। निहाल ने सारी बातें सुनी, लेकिन उसके दिल को बस एक ही बात टच हो गई कि मैं इनके लिए इतने अच्छे से तैयार होकर यहाँ पर आई थी इनसे बात करने के लिए। और ये सुनकर कहीं ना कहीं निहाल के दिल को अब काफ़ी अच्छी ठंडक मिल रही थी। तो रुद्र ने भी फिर निहाल को देखकर कहा कि मिस्टर निहाल, अगर आपकी और आपकी वाइफ के बीच में कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको उन्हें टाइम निकाल कर सॉल्व करना चाहिए, ना कि उस रिश्ते को ही झटक देना चाहिए। दोनों बैठकर अच्छे से बात करो और एक दूसरे की बातों को समझो। कितनी अजीब बात है, आपके परिवार में आप दोनों साथ में हैं लेकिन एक दूसरे को समझ ही नहीं रहे हैं। एक दूसरे के साथ होकर भी एक दूसरे से इतना ज़्यादा दूर रह रहे हैं। बहुत गलत बात है ये। इधर दूसरी तरफ देखिए ना कि आपकी भाभी किट्टू, जिसे उम्मीद है कि रुद्र आएगा, आपकी भाभी अवनी, जिसे नील का अभी भी इंतजार किया है। क्या आप किट्टू और अवनी जैसा प्यार नहीं कर सकते क्या एक दूसरे से? किसी ने भी सच कहा है कि जब प्यार साथ में होता है तो उसकी कदर नहीं होती है, लेकिन जब वो दूर चला जाता है तब उसका इंतजार जरूर हो जाता है। ये आप अपने घर से ही सीख लीजिए ना। तो निहाल अभी कुछ भी नहीं बोलता है, चुपचाप रुद्र की बातें सुनता रहा। तो रुद्र ने भी फिर से कहा कि ठीक है, मैं चलता हूँ मिस्टर निहाल, आपकी बीवी को आपकी ज़रूरत है और आप उनकी ज़रूरतों को पूरा कीजिए। प्लीज़ उन्हें संभालिए और उनके साथ में रहिए, साथ में अपने रिश्ते को भी संभालिए और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए। अगर आपके दादा दादी को ये बात पता चलेगी कि आप दोनों ने डाइवोर्स ले लिया है तो वो तो जीते जीते ही मर जाएंगे। वो तो पहले ही बहुत ज़्यादा दुख से गुजर रहे हैं, उन्हें और ज़्यादा तकलीफ मत दीजिए आप दोनों। रुद्र अभी निहाल के कैबिन से चला गया और जाते जाते निहाल के कैबिन के बाहर डू नॉट डिस्टर्ब का टैग भी लगा दिया। तो निहाल अभी नव्या को देख रहा था। नव्या रोते हुए और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। रो रो कर उसका गोरा रंग अब लाल हो चुका था। उसकी आंखें भी हल्की हल्की सी सूज गई थी और नाक धीरे धीरे लाल हो रही थी। इधर दूसरी तरफ नील, जो अभी अपने कैबिन में बैठा हुआ था कि तभी शुभ उसके पास आया और उसे एक कोल्ड ड्रिंक देकर बोला कि भैया बहुत ज़्यादा थक गए हो कि ना, इसे पी लीजिए। तो नील अभी लैपटॉप पर अपनी उंगली चलाता हुआ बोलता है कि नहीं, मैं बहुत ज़्यादा थका नहीं हूँ, मैंने क्या किया ही है जो मैं थक जाऊँगा। तो शुभ बोलता है कि अरे आपने 5 गुंडों की पिटाई की है, एनर्जी वेस्ट हो गई होगी आपकी, इसे जल्दी से पी लीजिए और रिलैक्स लगेगा आपको फिर। तो नील अपनी भौहें सिकोड़ता हुआ बोलता है कि दिमाग खराब है क्या तेरा, इसे पी लूंगा तो मुझे एनर्जी मिलेगी, समझा? ये कोई दूध है क्या या फिर ये कोई एनर्जी ड्रिंक है जिसमें मुझे पीकर ताकत मिल जाएगी? बोल, कोल्ड ड्रिंक पीकर किसे ताकत मिलती है? कहीं ताकत नहीं मिलती है, बल्कि कोल्ड ड्रिंक पीना तो शरीर के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। तो शुभ अभी मन ही मन गुस्से में बोलता है कि यार 2-2 बियर की बोतल डकार जाते थे तब इनके शरीर में को कोई भी नुकसान नहीं होता था और ये हल्की सी कोल्ड ड्रिंक पीकर उनके शरीर को नुकसान हो जाएगा। नील भैया, जिस दिन आपकी याददाश्त वापस आ गई ना तो गिन गिन कर बदला लूंगा आपसे, देख लेना आप क्या हालत करता हूँ मैं आपकी। तो शुभ बोलता है कि अरे भैया प्लीज पी लो ना इसे, जब तुम्हारा भाई लेकर आया है तो इसे पी नहीं सकते क्या? उसने अभी फिर से नील की तरफ कोल्ड ड्रिंक बढ़ा दी और बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट की। तो नील अभी वो कोल्ड ड्रिंक ले लेता है और लैपटॉप के पास रख देता है। शुभ ने अभी नील को देखकर कहा कि अरे इसे रख क्यों दी भैया आपने, इसके लिए भी मैं कोई मुहूर्त निकलवाऊंगा क्या, तब पियोगे क्या? आप पी लो ना भैया प्लीज, मुझे दिल चेक करना है यार। तो नील के कान में अभी एकदम से खड़े हो गए और बोलता है कि क्या क्या चेक करना है तुम्हें? तो शुभ ने अपनी बात को पलटते हुए कहा कि बैलेंस सीट चेक करनी है, आप इसे जल्दी से पी लीजिए फिर मैं बैलेंस सीट को चेक करूंगा। तो नील अभी अपनी चेयर से खड़ा हुआ और फिर शुभ के सामने जाकर हाथ बांधकर बोला कि तू मुझे कोल्ड ड्रिंक को पीने के लिए इतना ज़्यादा प्रेशर क्यों दे रहा है? बता मुझे क्या मिला के लाया है तो इसमें क्या जहर मिलाकर लाया है क्या तू? यह सुनते ही अभी शुभ ने नील के मुंह पर हाथ रख लिया और बहुत ही इमोशन के साथ बोला कि ऐसा मत कहिए भैया प्लीज़, मेरी उम्र भी आपको लग जाए, मैं तो चाहता हूँ कि आप 100 साल से भी ज़्यादा जिए, जहाँ भर की खुशियाँ आपके कदमों में आ जाएं भैया। आप हमेशा ही ऐसे स्वस्थ रहें और हंसते खेलते रहें, मरने की बात मत कीजिए प्लीज़ भैया प्लीज़। एक बार आपको मैं खो चुका हूँ, अब दोबारा से अगर आपको खो दिया ना तो ये शुभ जिंदा नहीं रहेगा, खुद ही मर जाएगा। तो शुभ ने अभी ये सारी बातें इतनी फीलिंग के साथ
बोली थी कि कहीं ना कहीं नील के दिल की धड़कन एकदम से तेज हो गई थी। नील ने अपने हाथ खोले और फिर शुभ को गले लगा लिया। तो नील ने भी ऐसा क्यों किया था, क्योंकि नील को भी नहीं पता था, लेकिन यह बात बिल्कुल सच थी कि प्रताप हाउस में जब उसके साथ कोई भी इमोशनली बात करता था तो नील अपने आप ही अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाता था और उसके इमोशंस बाहर आ जाते थे। तो नील ने भी अपने इमोशनल को जैसे तैसे कंट्रोल कर लिया था। और अच्छा अब चुप हो जाना प्लीज, ऐसी बातें मत कर, तो मुझे कुछ नहीं होगा, मैंने तो मजाक ही में बोल दिया था बस। तो शुभ बोलता है कि भैया प्लीज मजाक भी मत किया करो, आप ऐसे मजाक मुझे अच्छे नहीं लगते। आपके बिना मैं कैसे जिया हूँ ये बस मैं ही जानता हूँ और कोई नहीं। मैंने प्रताप हाउस को कैसे संभाला है मैं ही जानता हूँ और कोई नहीं। एक बार रुद्र भैया भी आ जाए, मैं तो अपनी पिकाचू को लेकर शादी से पहले ही हनीमून पर निकल जाऊंगा। आप और रुद्र भैया ही ये बिजनेस संभाल लेना, मैं से कोई मतलब नहीं रहेगा। मैं तो एक लंबी छुट्टी लूंगा और एंजॉय करूंगा अपनी पिकाचू के साथ। तो दोस्तों इसी के साथ इस कहानी का ये एपिसोड यहाँ पर समाप्त हो रहा है। कैसा लगा आज का एपिसोड आपको प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। निहाल और नव्या की डाइवोर्स रुक जाएगी क्या? रुद्र के कहने पर सब कुछ हो जाएगा ठीक?